हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर का मैं पहले आपको आइडिया देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉलिड को अंडरस्टैंड किया था, उसके क्लासिफिकेशन को समझा था और उसके क्लासिफिकेशन के जो बेसिक पार्ट हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड, उनका डिफरेंस, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में करी थी। ठीक है, तो अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को क्विकली स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू है, बट इसमें हम लोग आज के सेशन के अंदर क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये वाले टॉपिक हम लोग अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल पहले समझते हैं कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए, जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसका ये बेसिक पार्ट है। तो देखिए, क्रिस्टल लैटिस के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो देखो, लेट मी ड्रॉ वन फोटो। सी, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट बना दिए। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिख रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट है। अब मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इनको कनेक्ट करूँगा तो मुझे कुछ एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, जब मैं इनको कनेक्ट करूँगा तो मुझे इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर तो नहीं बना है, बट ये क्यूब जो है, ठीक है, ये क्यूब है। तो आप समझ गए होंगे कि जब आप पॉइंट्स को एक रेगुलर जो अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, उसको कनेक्ट कर देते हो तो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। अब देखो, लेटेस्ट पॉइंट और लेटेस्ट साइट ये आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का इम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करोगे या इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करोगे, तो उस टाइम पे लेटेस्ट साइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है। आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि लेटेस्ट पॉइंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हर पॉइंट क्रिस्टल लैटिस में क्या करेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, विच में बी एन एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, लेटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट अ ज्योमेट्री ऑफ लेटिस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब मैंने पॉइंट को स्पेस में रखा था, उसके बाद में मैंने उनको कनेक्ट किया था तो एक क्यूब डेवलप हुआ था ना, क्यूब डेवलप हुआ था, तो यहाँ पे ज्योमेट्री डेवलप हो रहा है। सो ओके, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो देखो, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्लियर हो गया आपको कि अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक पोर्शन मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको कि देखो, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, ये सब क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, और उसके बाद में देखो, यहाँ पे आपको एक क्यूब बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेल है। ठीक है, ये हमारा यूनिट सेल है। ठीक है, और ये पूरा हमारा क्रिस्टल लैटिस है। तो अब एक बात समझ लो कि आप क्या करोगे, क्रिस्टल लैटिस बनाना है आपको, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, बहुत सारे यूनिट सेल होने चाहिए। यानी कि यूनिट सेल n होने चाहिए, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी लार्ज। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये एक आइडिया है आपको, ये एक पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है, तो अब समझते हैं यूनिट सेल को। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट एंटायर क्रिस्टल। एंटायर क्रिस्टल जनरेट करने के लिए वो हर एक डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, सो दैट एक एंटायर लैटिस को डेवलप कर सके। ठीक है, अब यूनिट सेल के कैरेक्टर्स होते हैं।
तो क्या कैरेक्टर्स होते हैं समझ लेते हैं। अब यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि 3 एजेस होते हैं उसके, ए और बी और सी, उनको हम लोग एक्सियल डिस्टेंस में मेज़र करते हैं। और हमारे पास में जो एंगल होते हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन एजेस, उनको हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सियल एंगल, यूनिट सेल के पास में क्या चीज़ है, यूनिट सेल के पास में है एक तो एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 6 पैरामीटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 पैरामीटर हैं, ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा। तो ए बी सी, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कैसे कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ पे ये बी इंटरसेप्ट हो गया, सी इंटरसेप्ट हो गया और ए इंटरसेप्ट हो गया। अब बी और सी के बीच का जो एंगल है वो अल्फ़ा है, यानी कि बी और सी, तो इस एंगल को क्या बोल दिया, अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि सी और ए के बीच में क्या होगा एंगल, तो सी और ए में क्या होगा, बीटा, ठीक है, बीटा एंगल होगा। अच्छा, तो ए और बी में क्या होगा, तो गामा एंगल होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 6 पैरामीटर मिलेंगे, ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर या यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको और समझते हैं। यहाँ पे ये है, इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। तो ये जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं हमारे पास में, एक होता है ब्रावियस लेटिस, ठीक है। तो ब्रावियस लेटिस जो होते हैं, ब्रावियस लेटिस वो होते हैं 14, कितने होते हैं, 14 नंबर होता है इनका। और जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, क्रिस्टल सिस्टम होता है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम को समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्रिस्टल सिस्टम क्या है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, ऑर्थो रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है। ये हमारे पास में क्या हो गए, 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो उसमें कुछ क्यूबिक, टेट्रागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल, ऐसा करके एक आधा ऑप्शन मिसमैच दे देगा। तो आप उसके लिए थोड़ा इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको। देखो ये वाली टेबल जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। नीट एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि व्हाट आर द करेक्ट पैरामीटर फॉर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, करेक्ट पैरामीटर ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज बी इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। तो ये पैरामीटर को लेके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या है, तो अब एक्सपेक्टेड यह है कि ऑर्थोरोम्बिक के एग्जाम्पल याद कर रख लो, ठीक है। आपको बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, उसमें KNO3 है, BaSO4 है, रोम्बिक सल्फर है। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से MCQ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसको तो आपको कैसे न कैसे करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पॉसिबल वेरिएशन लिखे हैं ना, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, ये टोटल मिला के 14 होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लेटिस, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट करना है इस पॉसिबल वेरिएशन को, ये टोटल 14 होंगे और ये टोटल कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम 7 है, ब्रेविस लेटिस कितने हैं, 14 है, ठीक है। तो ये बैक साइड में आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी आपको याद रखने हैं, जैसे Na2SO4.10H2O है, K2Cr2O7 है, CuSO4.5H2O है, H3BO3 है। दीज आर द एग्जाम्पल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइक्लिनिक तो कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक टू रिमेंबर क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम को अब याद कैसे करें, तो देखो यहाँ पे जो प्रीवियस टेबल है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों पे फोकस किया है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 3 चीज़ों पे फोकस किया है, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल और एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मेनली जो भी एग्जामिनर होगा वो इन तीनों पैरामीटर में ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका है कि आप इनके पैरामीटर को बता दीजिए डायरेक्टली, ठीक है।
दूसरा तरीका आजकल चल रहा है, वो तरीका क्या है कि आपको दिए जाएंगे स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एक स्टेटमेंट दिया कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, उसमें आपको बोल दिया कि जिंक ऑक्साइड विल एग्जिस्ट इन द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, पहला स्टेटमेंट। फिर आपको बोल देगा कि कैल्साइट एग्जिस्ट इन द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो आपको बोलेगा कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू बोथ, या नन। तो यहाँ पे आपको पहले वाली स्टेटमेंट सही थी। दूसरी वाली जो कैल्साइट है वो हेक्सागोनल में नहीं है, वो रोम्बोहेड्रल में है। ठीक है, तो ऐसे कई स्टेटमेंट आ सकते हैं, 3-4 स्टेटमेंट आएंगे। उसके बाद में बोलेगा कि सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे, अगर आपको ये टेबल याद है तो आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते फटाफट समझते हैं कि कैसे इसको याद करना है। जैसे प्रीवियस टेबल में आप देखोगे कि ये जो सिस्टम है, ये जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा अलग होगा, और यहाँ पे मैंने इसको अलग तरीके से अरेंज किया है। ठीक है, तो बस आपको इतना सा ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको ही आप ठीक से फोकस करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे क्यूबिक लिखा है, फिर टेट्रागोनल लिखा है, ऑर्थोरोम्बिक लिखा है, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। ये इसी पैटर्न में आपको लिखना है। ठीक है, इसी पैटर्न में लिखना है। अब इसका कारण बता देता हूँ फटाफट से, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे देखो आप एक्सियल डिस्टेंस ए बी और सी क्यूबिक के लिए, टेट्रागोनल के लिए क्या है, ए बी तो इक्वल है लेकिन सी नॉट इक्वल है, और फिर तीनों नॉट इक्वल है। आपको ऐसा दिख रहा है कि जो नॉट इक्वल का सिंबल है वो राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक बार फिर ये 2 बार आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इस वाले को हम लोग यहाँ पे रिपीट कर देंगे। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी को यहाँ पे रिपीट कर दिया, और जो ये वाला पार्ट है इसको आप यहाँ पे रिपीट कर दो। ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको यहाँ पे रिपीट कर दो। तो इस तरीके से आपने 6 को तो याद कर लिया। और जो ट्राई क्लिनिक है वो बहुत आसान है, क्योंकि ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी थोड़े से यूनिक हैं। ठीक है, बोरिक एसिड हो गया, कॉपर सल्फेट जिसको ब्लू विट्रॉयल कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सब ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये याद हो गया। तो आपके जो 6 हैं इनको आप ऐसे पैटर्न से याद कर लो, और जो 7 है, 7वां नंबर है ट्राई क्लिनिक का, वो तो अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि उसमें सभी के सभी नॉट इक्वल है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा ये वाली चीज़ तो। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है कि ए बी सी को इक्वल रखो। ठीक है, फिर एक बार नॉट इक्वल रखो, कहाँ पे, राइट साइड से, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ आओ और 2 बार नॉट इक्वल लिख दो, और फिर जो हमारा ये वाला नॉट इक्वल वाला पार्ट है इसको यहाँ पे रिपीट कर दो, उसके बाद में यहाँ पे इसको रिपीट कर दो, और इसको यहाँ पे रिपीट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको एक्सियल डिस्टेंस को याद कर लिया। ठीक है, और जब एक्सियल एंगल की बारी आएगी ना, तो पहले 3 तो सभी इक्वल हैं ही, फर्स्ट 3 तो इक्वल हैं। उसके बाद में देखो बीटा नॉट इक्वल है, और उसके बाद में गामा नॉट इक्वल टू 90 है, और फिर क्या हो रहा है कि सभी नॉट इक्वल टू 90 है। ठीक है, सभी नॉट इक्वल टू 90 है, बट सभी इक्वल एक दूसरे से। ठीक है, तो आप इस वाले में देखो बीटा, फिर गामा, उसके बाद में अल्फा बीटा गामा, तीनों नॉट इक्वल है, और फाइनली आपके पास में सभी नॉट इक्वल टू 90 होंगे और खुद भी नॉट इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, NaCl, जिंक, ब्लैंड, कॉपर, ठीक है, वाइट टीन, SnO2, TiO2, CaSO4। यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से इनको याद करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांस हैं। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से ओरिजिनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, उनको भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये जो टेबल है इसी तरीके से याद करनी है, ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसके पहले पहले लेटर को देखिए, यहाँ पे C है, फिर T है, और फिर O है, फिर M है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी टॉम हो गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब हो गया कि C, ठीक है, C हो गया, फिर आप लिखोगे TOM। ठीक है, ये हो गया C टॉम, फिर हो गया HRT, C टॉम HRT। इसको इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए, C टॉम HRT। ठीक है, C टॉम HRT, ये निमोनिक को याद रखो,
और जो लास्ट वाला है ट्राई क्लिनिक, इसमें कोई भी पैरामीटर इक्वल नहीं होता, सभी नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है इसमें सभी इक्वल होते हैं। तो आप फर्स्ट और लास्ट वाले पे भी फोकस कर सकते हो कि सभी इक्वल है। और आप हेक्सागोनल को भी आप बेस मान सकते हो, बिकॉज हेक्सागोन कैसा होता है आपको पता है कि ए और बी तो इक्वल होंगे, बट उसका जो हाइट होगा वो अलग होगा, और वहाँ पे एक एंगल कैसा होगा 120 का। तो यहाँ पे देखो आप तीन चीज़ें तो अच्छे से याद कर लो, जैसे क्यूबिक हो गया और ट्राइक्लिनिक हो गया, और उसके बाद में जो हेक्सागोनल है वो हम यूज टू हैं थोड़े से। तो ये आप तीन चीज़ें याद कर लो, उसके बाद में थोड़ा सा रिलेटिव लर्न कर लो, जैसे मैंने आपको बताया सीटोम एचआरटी करके। सीटोम एचआरटी से आपको ये टेबल याद हो जाने वाला है, और ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब बन जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी गलत मतलब इसको याद ना करें, ऐसा ना सोचें, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले वाले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, और साथ में हम लोग आगे वाला आगे वाले टॉपिक भी कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।